नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की सोनकच्छ विधानसभा सीट के चुनावी डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि हम आंकड़ों के पीछे की जमीनी हकीकत, लोगों की उम्मीदें और हार जीत के पूरे सिस्टम को परत दर परत खोलेंगे। देखिए, सोनकच्छ को अगर समझना है तो सबसे पहले उसकी मिट्टी को समझना होगा। ये कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था, यहाँ की सियासत और लोगों की जिंदगी का हर पहलू सब कुछ सोयाबीन और दालों की खेती के इर्द गिर्द ही घूमता है। हिसाब सीधा है, फसल अच्छी होती है तो बाजारों में रौनक रहती है, और अगर मॉनसून धोखा दे जाए तो हर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। यही सामाजिक आर्थिक तानाबाना है जो यहाँ के चुनावी मिजाज को तय करता है। तो इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले 2023 का ताज़ा जनादेश क्या कहता है। फिर इस क्षेत्र के बदलते चुनावी इतिहास को देखेंगे। तीसरे हिस्से में हम नतीजों के पीछे के सिस्टमिक कारणों को समझेंगे और आखिर में भविष्य में जीत के लिए एक मुमकिन रास्ते का खाका तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 के जनादेश से। आखिर ये नतीजे हमें क्या कहानी सुनाते हैं। 84.93%, लगभग 85%। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सोनकच्छ में इतना भारी मतदान ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने राजनीतिक हक को लेकर कितने ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। ये वो वोटर नहीं हैं जो चुपचाप घर पर बैठते हैं। ये अपनी राय, अपनी आवाज वोट के जरिए बहुत मजबूती से रखते हैं। अब इस क्षेत्र का सामाजिक समीकरण देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। करीब 40% वोटर अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं और लगभग उतने ही 40% ठाकुर समुदाय से हैं। ये जो संतुलन है ना, यही सोनकच्छ की राजनीति की असल धुरी है। कोई भी पार्टी इन दोनों बड़े समुदायों में से किसी एक को भी नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। जीत का रास्ता इन दोनों के बीच सही समीकरण साधने से ही होकर गुजरता है। लेकिन वोट का फैसला सिर्फ जाति पर नहीं होता। जमीनी मुद्दे, असल मुद्दे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और सोनकच्छ में लोगों की शिकायतें बहुत सीधी और बुनियादी हैं, जैसे अधूरी पड़ी सड़कें, पीने के पानी की किल्लत, स्थानीय स्तर पर नौकरियों की कमी, जिसकी वजह से नौजवानों को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, और एक सिविल अस्पताल जो बस नाम का है, जहां इमरजेंसी में कोई सुविधा ही नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो हर दिन, हर पल लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों के बीच 2023 का नतीजा हमारे सामने आता है। बीजेपी के राजेश सोनकर को 54% से ज्यादा वोट मिले। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा 41.5% पर ही रुक गए, और जीत का अंतर 25,437 वोट। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही साफ और निर्णायक जनादेश था। इस हार के साइज को समझना बहुत जरूरी है। इस नतीजे को अगर पलटना है तो करीब 12,500 वोटों को एक खेमे से दूसरे खेमे में लाना होगा। वोटिंग की भाषा में कहें तो ये लगभग 12.5% का वोट स्विंग है। चुनावी राजनीति में ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए असाधारण जमीनी मेहनत और एक अचूक रणनीति की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सोनकच्छ का वोटर हमेशा एक ही पार्टी के साथ रहता है? जी नहीं, यहाँ का इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजनीतिक हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 1993 में बीजेपी सिर्फ 123 वोटों से जीती। सोचिए कितना करीबी मुकाबला था। फिर 2008 में कांग्रेस ने महज 191 वोटों से ये सीट वापस छीन ली। ये तो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। और फिर देखिए ये बड़े बदलाव। 2018 में कांग्रेस करीब 10,000 वोटों के मार्जिन से जीतती है, और ठीक अगले ही चुनाव में 2023 में बीजेपी 25,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत जाती है। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि यहाँ का वोटर किसी भी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। इसका निचोड़ ये है कि सोनकच्छ का वोटर बहुत ज्यादा परिपक्व और समझदार है। वो सिर्फ एक चीज देखकर वोट नहीं करता, वो राज्य की बड़ी राजनैतिक लहरों को भी देखता है, उम्मीदवार के चेहरे को भी परखता है, और सबसे जरूरी, मौजूदा सरकार के काम का हिसाब भी करता है। अगर लोग अपने मुद्दों के हल से संतुष्ट नहीं हैं तो वो सत्ताधारी दल को या उम्मीदवार को बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। इस अस्थिर चुनावी इतिहास को देखते हुए 2023 की इतनी बड़ी हार और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। सवाल है, आखिर ऐसा हुआ क्या? वो कौन से सिस्टमिक कारण थे जिनकी वजह से एक सिस्टम जमीन से लोगों से जुड़ने में नाकाम रहा? देखिए, इस नतीजे के पीछे किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, बल्कि कई सिस्टमिक ताकतें एक साथ काम करती हैं।
एक तरफ बीजेपी की चुनावी मशीनरी बहुत मजबूत थी और उन्होंने बड़ी समझदारी से जमीनी स्तर पर जो असंतोष था उसे अपने हक में मोड़ा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक दिग्गज नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। एक ठहराव की धारणा बन गई थी और पार्टी के अंदर की गुटबाजी ने इस नुकसान को और भी बढ़ा दिया। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर 2023 के इस बड़े जनादेश को आकार दिया। चलिए अब विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं। यहां से आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इसके लिए एक बहुत ही व्यापक 4 आयामी रणनीति की जरूरत है। इसे हम एक चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं और चारों एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हैं। पहला है चुनावी चेहरा, मतलब अपने वोटर की प्रोफाइल को समझना, यानी एससी और ठाकुर समुदाय और उनके असल मुद्दे यानी विकास पर फोकस करना। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी बूथ लेवल तक अपनी मौजूदगी को चट्टान की तरह मजबूत करना। तीसरा है कथात्मक चेहरा, यानी एक ऐसी कहानी गढ़ना जो लोगों के दिलो दिमाग से जुड़े, जैसे विकास बनाम देरी की कहानी। और चौथा संसाधन चेहरा, मतलब अपने हर संसाधन का, चाहे वो लोग हों या पैसा, सही और रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करना। और अगर इस पूरी रणनीति के सबसे अहम हिस्सों की बात करें तो 3 प्रमुख लीवर्स हैं। पहला और सबसे जरूरी 40% अनुसूचित जाति समुदाय को संगठित करना। दूसरा, लोगों की रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं, सड़क, पानी, नौकरी, उन्हें पूरी ताकत से उठाना और उनके समाधान के लिए संघर्ष करना। और तीसरा, अपने कोर सपोर्टर्स, खासतौर पे नौजवानों और पहली बार वोट देने वालों के अंदर एक नया जोश, एक नई ऊर्जा भरना। और ये सब बातें सिर्फ हवा में नहीं हो सकती। आपकी जो कहानी है उसे जमीन की हकीकत से जोड़ना ही पड़ेगा। विकास बनाम देरी का नारा तभी असरदार होगा जब आप उस अधूरी सड़क का नाम लेंगे जिससे लोग रोज गुजरते हैं, या उस खराब अस्पताल की हालत सामने लाएंगे जहां इमरजेंसी में इलाज नहीं मिलता। कहानी को व्यक्तिगत बनाना होगा ताकि हर वोटर को यह महसूस हो कि ये उसकी और सिर्फ उसी की बात हो रही है। यहीं पर विश्वास बनाने की शुरुआत होती है। और भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क हमें यही सिखाता है कि लोगों से जुड़ते समय उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। यह विश्वास केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि शासन के लिए भी जरूरी है। और अंत में यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोनकच्छ जैसे जागरूक और परिपक्व वोटरों वाले क्षेत्र में क्या पारंपरिक राजनीति का दौर अब खत्म हो रहा है? क्या यहां जीत का रास्ता अब सिर्फ सबूतों पर आधारित, शासन पर केंद्रित और लोगों की समस्याओं के प्रति जवाबदेह एक नई तरह की व्यवस्था से होकर ही गुजरेगा? शायद सोनकच्छ का अगला जनादेश हमें इसी सवाल का जवाब देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।